हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे इको 02 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को दो दिया हुआ है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग को इसके दो के बारे में बताना है कि क्या होता है और इसका छोटा मोटा एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। तो दोनों देखिए, ये भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है जैसा कि मैंने बोला था पहली वाले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए चलते करते हैं इसको। तो यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, तो ये क्या होता है। द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट अ बिजनेस शुड इन डिवाइड इट्स फाइनेंशियल एक्टिविटी इनटू स्पेसिफिक एंड रेगुलर टाइम इंटरवल सच एज मंथ, क्वार्टर और ईयर्स। तो देखिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब कि जो भी बिजनेस है ना, वो अपना फाइनेंशियल एक्टिविटी को ना, मतलब जो भी उसका एक्टिविटी होते हैं उसको ना स्पेसिफिक टाइम में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि मंथ हो सकता है, या फिर क्वार्टर यानी 6 महीने का हो सकता है, या फिर ईयर वाइज में उसको अपने एक्टिविटी को, फाइनेंशियल एक्टिविटी को ना डिवाइड करना चाहिए। तो उसी को कहते हैं पीरियड टाइम्स, ठीक है। दिस डिवीजन हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, preparing accurate financial statement and assessing the financial performance of the business over time. It also allow for meaningful comparison between different accounting periods, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये करने से क्या होगा, अगर हम लोग उसका जितना भी है फाइनेंशियल एक्टिविटी को है, अगर उसको एक टाइम जोन में ये कर देंगे कि भाई हर 6 महीने में, या फिर हम लोग हर 3 महीने में, या फिर हर 1 महीने में हम लोग उसका ये करेंगे, जोड़ेंगे सब कुछ ही भाई कितना क्या क्या हुआ है। तो उससे क्या होगा, हम लोग वो कंपैरिजन कर पाएंगे कि हम लोग कितना फ़ायदा किए हैं, मतलब कितना हम लोग का एक्टिविटी हुआ है, कितना सामान बेचा है, वो सब चीज़ का है ना। नॉर्मल दुकान में भी ऐसी कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, और प्रिपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब एक्यूरेट कर सकते हैं कि भाई कैसा स्टेटमेंट है, हम लोग इतना सामान बेचे हैं, इतना में बेचे हैं, इतना फ़ायदा हुआ है ना, इतना का स्टॉक है। तो इस तरह हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। एंड एक्सेसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ओवर टाइम, और इससे हम लोग परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं हम लोग का बिजनेस का, कि हाँ भाई पिछले महीने इतना हुआ था, इस महीने इतना हुआ, यानी कि इतना % का ग्रोथ है। तो ये सब करने को ही कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्मॉल बिजनेस ABC रिटेल, ठीक है, फॉलोज अ मंथली अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ ईच मंथ ABC रिटेलर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट summarizing its sales, expenses and profit for that month. By doing this, ABC Retail can track its financial performance over time, identify trends and make informed decision about its operation, ठीक है। तो हम लोग को एग्जाम्पल भी देने वाला था, तो हम लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक ABC रिटेलर है, वो क्या कर रहा है ना कि मंथली अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहा है, यानी कि वो हर मंथ अपना सामान को ये करता है। तो हर मंथ के एंड में वो क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और जिसमें वो समराइज़ करता है कि उसका सेल्स कितना हुआ है ना, एक्सपेंसेस कितना लगा, और उसका प्रॉफिट कितना हुआ है उस मंथ में। और ये सब करने से उसको क्या होता है भाई, ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, वो ट्रैक कर पाता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो रहा है, उसका बिजनेस किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है ना, और कौन सा सामान का ज़्यादा बिक्री हो रहा है, कौन सा सामान कम बिक्री हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, कस्टमर क्या वांट कर रहा है। तो वो सब चीज़ें हम लोग का क्या हो जाता है, पता चलता है। तो वही हुआ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब देखिए आपने सब कुछ जान लिया है, और मैंने काफ़ी सिंपल भाषा में लिखा है, और एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल सा दिया है। तो आप इसी को अब आराम से आपको जैसे लिखना है लिखिए, पॉइंट पर बना के लिखिए, 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे लिखिए, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है हम लोग का कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, द कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज द कंसर्न कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट अकाउंटेंट्स शुड बी कॉशन एंड केयरफुल व्हेन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. It's encourage recognizing potential losses and expenses, even if uncertain, to ensure that financial statement provide a realistic and conservative view of the business financial position and performance. तो देखिए कंजर्वेशन क्या होता है ना कॉन्सेप्ट, इसको ऑल्सो कंसर्न कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, यानी कि कंसर्न करना किसी चीज़ का, मतलब उसके विषय में ध्यान देना, चिंतित होना, उस तरह का है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग क्वेश्चन रखते हैं, यानी कि केयरफुल रहते हैं जब भी हम लोग को कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना, मतलब कोई भी हम लोग बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही कंसर्न रहते हैं, है ना, क्वेश्चन केयरफुल रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि हम लोग रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि पोटेंशियल लॉसेस क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस यानी कि हम लोग क्या लॉस कर रहे हैं, या फिर क्या एक्स्ट्रा खर्चा कर दे रहे हैं। अगर हम लोग चीज़ों को लेकर केयरफुल होंगे कि भाई ये बेकार का खर्चा है, इसको नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, तो वही सब होता है हम लोग का कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट या फिर कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है।
even if uncertain, to ensure that financial statement provide a realistic and conservative view of the business financial position and performance। अगर मान लीजिए किसी अनसर्टन वे में, यानी कि जो नहीं होना चाहिए, मान लीजिए कोई भी कारणवश की वजह से अगर वो नुकसान हो जाता है, तो भी हम लोग क्वेश्चन यानी कि केयरफुल होकर हम लोग ये देख सकते हैं, कंजर्वेटिव व्यू से कर सकते हैं कि हम लोग का अभी जो जितना भी नुकसान हो गया है उसके बाद हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना का नुकसान हुआ, कितना कवर कर सकते हैं, है ना। वो सब हम लोग आराम से पता कर सकते हैं कि हम लोग कैसा परफॉर्मेंस देना होगा बिजनेस का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी इज इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट एंड द आउटकम इज अनसर्टन, it should recognize provision for potential losses in its financial statement, reflecting the conservative approach in financial reporting and ensuring that stakeholders are informed about potential risk and uncertainties। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं कि कोई कंपनी है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई केस हो गया है और उसका जो रिजल्ट है वो अनसर्टन है भाई, कैसा भी आ सकता है, फेवर में आ सकता है, अगेंस्ट भी जा सकता है ना। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल लॉसेस को निकाल सकते हैं कि भाई अगर हम लोग के खिलाफ आ गया तो क्या होगा, कंपनी का रेपुटेशन क्या होगा, बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो इससे ये सब हम लोग का कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। और फिर हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं कि भाई ये सब करने के बाद अगर अगेंस्ट चला जाता है तो हम लोग को इतना नुकसान होगा, ये क्या बोलते हैं, शेयर भी कम हो जाएंगे, शेयर होल्डर चले जाएंगे, वो सब चीज़ हम लोग निकाल के, और जितने भी हम लोग का स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जितने भी हम लोग के टीम में मेंबर हैं, जितने भी जो बिज़नेस चला रहा है, जो भी शेयर्स हैं जिनके पास है, उनको हम लोग बता देंगे कि भाई ये सब रिस्क है भाई और ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है, तो ये सब नुकसान हो सकता है। तो उसी को कहते हैं कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, यानी कि एक तरह से अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, कंसर्न रहना उसके लिए और केयरफुल रहना अपनी चीज़ों पर, ठीक है। तो वही होता है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। अब इसको भी समझ गए, आप आराम से लिखिए जैसे लिखना है, ठीक है। तो यही था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, वाई डू सम पर्सन्स प्रीफर टू कीप देयर अकाउंट्स इन द फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, स्टेट द सेलिएंट फीचर ऑफ सच रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पूछ रहा है कि सम पर्सन जो होता है वो क्यों अपना अकाउंट को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में रखना ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, उसका हम लोग को फीचर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, some individuals or small businesses may prefer to keep their accounts in the form of incomplete records due to several reasons, ठीक है। तो देखिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखने से ना, जो हम लोग के आसपास का दुकान है, जैसे आप ग्रोसरी शॉप जाते हो छोटा मोटा, जहाँ पे आप चीनी आटा वगैरह लेने जाते हो, तो वो सब जो छोटे दुकान होते हैं, तो वो सब भाई पूरा ये बना के थोड़ी रखते हैं कि क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, वो पूरा थोड़ी बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं। उनका तो सिंपल होता है, इनकम्प्लीट भाई इतना का सामान ले, इतना बेच दिए, है ना। और वो भी मान लीजिए उससे भी छोटा दुकान हो गया, जैसे पान वान की दुकान पे, तो वो सब थोड़ी सब कुछ रखते हैं, ठीक है। तो वही होता है कि हम लोग स्मॉल बिजनेस में क्या करता है ना कि वो लोग अपने अकाउंट को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ही रखना चाहता है, और उसका फ़ायदा क्या क्या है, तो वही हम लोग देखना है। तो सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। तो कीपिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इज सिंपलर एंड रिक्वायर्स लेस टाइम एंड एफर्ट्स कंपेयर टू मेंटेनिंग फुल फ्लेज्ड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो भाई इसका सिंप्लिसिटी, ये काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है, और इसमें टाइम भी कम लगता है एज़ कम्पेयर टू कि भाई हम लोग पूरा मेंटेन कर रहे, फुल फ्लेज डबल एंट्री बना के रख रहे, इतना पैसा आया, इतना गया, ये खरीदे, वो खरीदे, वो सब नहीं कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहला है तो सिंप्लिसिटी। दिस इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस विथ लिमिटेड रिसोर्स एंड अकाउंटिंग नॉलेज। और ये सब स्पेशली किसके लिए होता है, वही जिनका छोटा बिजनेस है, जिनका सामान छोटा है, मतलब जो उनके पास चीज़ें कम रहती है और अकाउंटिंग नॉलेज भी उतना नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये सही रहता है। उसके बाद देखिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये क्या होता है, फुल अकाउंटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज कैन बी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो बाय ऑप्टिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बिजनेसेस कैन सेव ऑन कॉस्ट एसोसिएटेड विथ परचेजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और हायरिंग प्रोफेशनल अकाउंटेंट। और ये क्या होता है ना, अगर हम लोग जो इनकम्प्लीट रखते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि वो सस्ता होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मतलब ये सस्ता होता है तो छोटे बिजनेस के लिए सस्ता ही चीज़ों पे जाएगा, क्योंकि उनके पास उतना पैसे भी तो नहीं होते ना। तो ये क्या होता है कि इसमें हम लोग को कोई सॉफ्टवेयर या फिर प्रोफेशनल चीज़ों को नहीं खरीदना पड़ता है, लोगों को नहीं हायर करना होता है कि भाई बिजनेस को आप देखो कितना हो रहा है, वो सबका ध्यान रखो, है ना। तो इतना हम लोग को नहीं करना पड़ता है, और इसी वजह से हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग वो जो पैसे होते हैं उसको बचा लेते हैं, जिसमें हम लोग को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं खरीदना होता है या फिर कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को नहीं हायर करना होता है, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दूसरा रीज़न। उसके बाद आएगा
टाइम सेविंग। तो देखिए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व्स मिनिमल रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच सेव्स टाइम्स एंड अलाउ बिजनेस ओनर टू फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स और रनिंग देयर बिजनेसेस। और ये टाइम सेविंग भी होता है ना। इसमें टाइम कम लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को ज़्यादा चीज़ों को नहीं देना होता है कि भाई इतना लिखो, मिनिमल रिकॉर्डिंग देना होता है कि भाई इतना का सामान लाए, इतना बेच दिए, वो सब चीज़ों का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टाइम बचता है और जो बिज़नेस का ओनर है उसको और चीज़ों में काम करने का ये मिलता है, ध्यान दे पाता है दूसरों चीज़ों पे। ठीक है, और अपना बिजनेस को चलाता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग मेथड। ठीक है, बिजनेस ओनर कैन चूज एंड द मोस्ट कन्वीनियंट एंड सुटेबल अप्रोच फॉर देयर स्पेसिफिक नीड्स सच एज यूजिंग सिंपल स्प्रेडशीट और मैनुअल एंड लेडजर। ठीक है, ये जो होता है ना फ्लेक्सिबल भी होता है, पूरे उसके मतलब ओनर के मन के ऊपर है उसको कैसे लिखना है। वो चाहेगा तो सिंपल एक डायरी ले लेगा, उसमें लिखेगा कि भाई इतना का सामान हो गया, इतना बेच दिया। ठीक है, वो डेली भी कर सकता है कि मैंने मान लीजिए किसी ठेला ही का मतलब रोड पे जो लगाते हैं उन लोगों के ऊपर, तो उन लोग थोड़ी इतना का सामान लाए थे, इतना का चीज़ बनाए और बेच दिए, है ना। मोमोज़ का ही होगा मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो अपना ऐड कर लेंगे कि भाई घर में इतना का चीज़ लाए थे, खरीद के लाए, ये सब चीज़ें बनाए बेच दिए। सिंपल, वो डायरी में भी कर सकते हैं, है ना। तो ये फ्लेक्सिबल होता है कि भाई आराम से जहाँ करना है करो, अपना रिकॉर्ड को कीप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है हम लोग का। मैंने चार्ट तो आराम से दे दिया है कि क्यों स्मॉल बिजनेसेस जो होता है ना वो अपना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें बोल रहा है सेलिएंट फीचर ऑफ सच रिकॉर्ड्स। हम लोग को बता रहा है कि इसका मुख्य फीचर क्या क्या होता है। सेलिएंट फीचर मतलब मुख्य फीचर क्या क्या होता है इसका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। तो देखिए, रिकॉर्डिंग ओनली इनिशियल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट एंड ओकेशनल क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हम लोग को क्या इसमें क्या होता है, इनिशियल चीज़ों का ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिखना पड़ता है, जैसे कि कैश रिसिप्ट कितना हुआ, कैश पेमेंट कितना पेमेंट किए, और फिर क्या क्या हम लोग क्रेडिट किए, ट्रांजेक्शन वगैरह, वही सब लिखना होता है, यानी कि चीज़ों को कम लिखना होता है। उसके बाद होता है लैक ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग वेयर ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डिंग ओनली वंस ऑफ्टन रिजल्टिंग इन इम्बैलेंस अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब डबल एंट्री नहीं होता है, पूरी प्रॉपर ढंग से नहीं बनाते कि भाई कितना आया कितना गया, वो सब चीज़ नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक रिकॉर्ड को हम लोग, एक ट्रांजेक्शन को एक ही बार लिखते हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी होता है कि हम लोग का अकाउंटिंग बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है हम लोगों का। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गया, बिजनेस बढ़ गया, तो उसकी वजह से कोई कोई चीज़ होता है ऐसा कि जो छूट जाता है कि भाई ये ट्रांजेक्शन किसी को किया वो भूल गए, है ना। एक एग्जांपल ही ले लीजिए आप, फिर से वही सब्जी का ही दुकान में उन्होंने किसी को मान लीजिए कोई आ गया होगा, तो उनको पैसे दे दिए होंगे 200, अब उनको घर जाके याद नहीं है कि वो 200 किसको दिया है, तो उसकी वजह से कभी कभी हो सकता है कि भाई बैलेंस शीट बिगड़ जाता होगा उनका। ठीक है, उसके बाद है absence of detailed financial statements like balance sheet and income statement which provide comprehensive insights into financial health and performance of the business। और इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं होता, जैसे बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट। इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को अच्छे से नहीं पता चलता है कि हम लोग का बिजनेस का क्या ये है ना, कि उसका फाइनेंशियल हेल्थ कितना है कि और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आएगा लिमिटेड एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और हम लोग का क्या होता है कि ज़्यादा पूरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो होता नहीं है बिज़नेस का, तो हम लोग का क्या होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है कि हम लोग को किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। बिज़नेस का हम लोग को एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पाता है, तो वो क्या होता है कि हम लोग का जो होता है डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाते हैं, लिमिटेड एनालिसिस होता है, तो उससे डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इसके फीचर्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो आशा करते हैं वीडियो को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आइए, इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, मैं समझ जाऊँगा आपको ये PDF चाहिए, मैं दे दूँगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, तो ये चैनल आपके काम का ही है। ठीक है, तो इस चैनल के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।